नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। वक्फ बोर्ड पर 5 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यानी सीजेआई की बेंच ने यह मामला अब 15 तारीख के लिए लटका दिया है। यानी जिस मामले में देश निगाहें लगाकर, टकटकी लगाकर देख रहा था कि कुछ ना कुछ फैसला आएगा, क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं और वो 2 पक्ष खुले रूप से एक वक्फ बोर्ड के मानने वालों का पक्ष है। जिस तरह से लूट की गई वक्फ बोर्ड में, और एक मोदी सरकार है और जनता की जनभावना जुड़ी हुई है मोदी सरकार के अमेंडमेंट के साथ, तो ये 2 पक्ष टकटकी लगाए देख रहे थे। लेकिन संजीव खन्ना चूंकि रिटायर होने वाले हैं 13 मई को, तो उन्होंने अपनी जान बचाते हुए इस मामले को लटका दिया है। अब मामला जो अगले सीजेआई बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे मिस्टर गवई, उनकी बेंच सुनवाई करेगी और 15 तारीख के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बाहुबली मानता है, सरकार के हर फैसले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, जब सीबीआई में कोई नियुक्ति होनी हो, चुनाव आयोग में कोई नियुक्ति होनी हो, तो ये लोग बढ़ चढ़कर कहते हैं कि हम भी बीच में बैठेंगे। प्रधानमंत्री के साथ, नेता विपक्ष के साथ चीफ जस्टिस भी होने चाहिए, लेकिन अपना कार्य जब इन्हें करना पड़ता है, किसी मामले में सुनवाई करनी पड़ती है, तो वहां से ये जान बचाकर भाग जाते हैं। ये वो ही सीजेआई खन्ना है जो अंतरिम आदेश पहले दिन ही लिखवा रहे थे। क्या संजीव खन्ना साहब को यह मालूम नहीं था कि वो 13 मई को रिटायर होंगे? तो उन्होंने ये मसला सुना ही क्यों? ये 3 जजों की या 5 जजों की एक बेंच भी गठित कर सकते थे। वो बेंच सुनवाई करती रहती, डे बाय डे करती रहती। पहली बात तो संसद से पास हुए कानून को, हर कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट अब करने लगा है। ये जो परंपरा गढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की संसद से पास कानून में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। एरू गैरू नत्थु वैरू कोई भी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, सरकार के फैसले पर सवाल उठाता है, और जो ये कोर्ट फिक्सर हैं, नाम आपको पता ही है, जाने माने 10-12 वकील हैं जो करोड़ों में फीस लेते हैं। और रंजन गोगोई किस तरह से बोल चुके हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी कांग्रेस परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनका परिवार कांग्रेसी था, लेकिन उन्होंने खुले रूप से बोला कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के दबाव में कार्य करता है। तो ये सीधा सीधा कल फिर दिखाई दिया कि कोर्ट फिक्सरों के दबाव में आकर सीजेआई खन्ना अपनी जान बचाते हुए भाग गए, मुकदमे को सुना ही नहीं। अरे भाई, जिस दिन आप अंतरिम आदेश लिखवा रहे थे सरकार के फैसलों के खिलाफ, तो उस दिन तो आप बहुत जल्दबाजी में थे। उसके बाद जब सरकार अड़ गई, आपने देख लिया कि अब सरकार मानने वाली नहीं है, और सरकार ने 2 टूक अपने हलफनामे में कह दिया, क्योंकि ये कानून संसद के दोनों सदन से पास हुआ है, इसमें कोर्ट हस्तक्षेप ना करे, तो आपने बीच का रास्ता चुन लिया। क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट भी तो करता है। जिस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम चला रही है इस देश में, 60 साल उन्होंने देश पर राज किया,
भले ही मोदी 11वें साल में एंट्री कर गए हों, लेकिन इकोसिस्टम आज भी कांग्रेस का कार्य करता है। पहलगाम वाले मुद्दे पर 2-2 बार याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, लेकिन कोई फिर व्यक्ति आ जाता है, किसी वकील को लेकर आ जाता है, फिर कहता है कि एक न्यायिक आयोग गठित करो, पहलगाम में जांच होनी चाहिए। तो भाई सरकार क्या करेगी जब सारा कार्य ही न्यायिक आयोग करेगा? तो सरकार क्या करेगी? सरकार की जांच एजेंसी क्या करेंगी? एक छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला जिसकी सुनवाई 2 साल से चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल में सिर्फ तारीख पर तारीख दी है, और जो व्यक्ति उसमें आरोपी है अनिल टुटेजा, उसकी जांच पर ही रोक लगा दी है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की जांच पूरी हो चुकी है। ईडी गिरफ्तार करके पूछताछ करना चाहती है, लेकिन माननीय जज महोदय कहते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ तो आप जांच ही नहीं कर सकते। आप गिरफ्तारी पर रोक लगा देते, जांच तो होने देते। ये रवैया सुप्रीम कोर्ट का, मनमाना रवैया सुप्रीम कोर्ट का, जब मोदी सरकार 2015 में कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बिल लेकर आई, अभूतपूर्व दोनों सदनों से पास करा दिया, लेकिन जज महोदय कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम जारी रहेगा। हमारा भाई, हमारा भतीजा ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। एक आईएएस ऑफिसर जब बनता है तो वो कितने लेवल पे परीक्षा देता है? तो जनता को पूछना चाहिए, ये जो हाई कोर्ट में जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, ये कौन सी परीक्षा देते हैं? ये एक ही परीक्षा देते हैं। इनका मानक एक ही है कि इनके परिवार की ही नियुक्ति होगी। जो 40, 50, 60 परिवार इस देश में न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों में से ही नियुक्ति होती है। तो ये ही इनकी परीक्षा है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब पाना चाहते हैं और उसमें सचिव स्तर तक जाना चाहते हैं, तो कितने लेवल आपको परीक्षाओं के पार करने पड़ते हैं। और ये जुडिशरी सिस्टम जो पूरे देश में न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ये कोई परीक्षा पास ही नहीं करता। अपनी मनमानी से एक दूसरे को जज नियुक्त कर देते हैं। सीजीआई खन्ना जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके चाचा भी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। डीवाई चंद्रचूड़ जो पिछले चीफ जस्टिस थे, उनके पिताजी भी कभी चीफ जस्टिस थे। तो ये परंपरा सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही है। तो बात ये तो समझ में आती है कि ये 60 परिवार किस तरह से न्याय व्यवस्था पर कब्जा करके बैठे हैं। इन्हीं का इकोसिस्टम चल रहा है और मनमाना फैसला देते हैं। राष्ट्रपति तक को कह देते हैं कि 3 महीने में फैसला करना पड़ेगा। तो खन्ना साहब, जब आपके पास अप्रैल से लेके मई तक का टाइम था, आपने ये केस अपने हाथ में लिया था, तो आप इस केस को निपटा देते। आप राष्ट्रपति को तो आदेश दे देते हैं कि 3 महीने में आपको किसी भी बिल पर विचार करना पड़ेगा। तो आपने वक्फ बोर्ड वाले मसले पर क्यों विचार नहीं किया? अपनी जान बचाकर भाग गए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बाहुबली कहते हो कि तुम्हें संविधान ने पावर दे रखी है, तो क्या संसद को पावर नहीं दे रखी? आज जो जनता त्राहिमाम कर रही है वक्फ के खिलाफ, कितनी याचिकाएं हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उनको सुनने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक आम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को तो जानता ही नहीं है। निचली अदालतों में चक्कर काटते हुए उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है,
लेकिन तुम्हारा न्याय खत्म नहीं होता। न्याय में इतना विलंब करते हो कि लोगों की जमीन जायदाद बिक जाती है। तो सीजीआई खन्ना साहब अब मामला गवई साहब की बेंच में लगा देते हैं, उस वक्त बोर्ड का लगा देते हैं, उस अमेंडमेंट का लगा देते हैं जो मोदी सरकार ने दोनों सदनों से पास कराकर यह अमेंडमेंट किया है। किस तरह से वक्फ बोर्ड में लूट खसोट होती रही है, अगर उन धाराओं को सही कर दिया गया है, उन कानून को सही कर दिया गया है, तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता? जब 2013 में मनमोहन सरकार ने नए नए प्रावधान बना दिए थे वक्फ बोर्ड में, तो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने? और जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्हें हाई कोर्ट क्यों भेज दिया गया? लेकिन आज अगर कोई सही कदम उठाया जाता है सरकार की तरफ से, तो कोई भी व्यक्ति जाता है, इकोसिस्टम वाला जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी कपिल सिब्बल को आगे खड़ा कर देता है और सुप्रीम कोर्ट नाचने लगता है। तो वही काम सीजीआई खन्ना ने करा। अब गवई साहब क्या करेंगे, ये गवई साहब जानेंगे। तो मोदी साहब को चाहिए कि ये जो जुडिशरी सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, अब इसमें सफाई अनिवार्य है। और मोदी वो कार्य जब ही करेंगे जब जनता का सैलाब उमड़ेगा इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ, इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इस हाई कोर्ट के खिलाफ। एक आम आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। करोड़ों रुपए ये वकील लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो आम व्यक्ति है उसने तो लाखों भी नहीं देखे होते, वो फीस कहां से भरेगा? तो बड़े लोग, रसूखदार लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब इस जुडिशरी की सफाई अत्यंत आवश्यक है और जनता को इसके खिलाफ अब खड़ा होना ही पड़ेगा, वरना ये तुष्टीकरण की नीति इस देश को लेकर डूब जाएगी और कॉलेजियम की नीति इस सुप्रीम कोर्ट को लेकर डूब जाएगी। तो आने वाला भविष्य मोदी के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। जब तक जनता जागृत नहीं होगी इस कॉलेजियम के खिलाफ, इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुधरने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा रूप इन्होंने राष्ट्रवादियों का देखा तो संजीव खन्ना भाग खड़े हुए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।